हेलो दोस्तों, आपका एग्रीकल्चर स्टडी बीके में स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में शुरू करेंगे क्रॉप साइंस या फसल विज्ञान, जो कि हमने जो पिछली वीडियो है उसमें हमने आपको 500 क्वेश्चन करा दिए हैं और उन्हें आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं अगर आपने अभी तक नहीं देखा है। और उन वीडियो को भी लाइक ज़रूर करें। और अब इस वीडियो में जो बात करेंगे हम 500 प्रश्न से आगे की बात करेंगे। और इन प्रश्न शुरू करने से पहले जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जिन्होंने बेल आइकन को सब्सक्राइब कर नहीं दबाया तो उसे भी ऑन कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो इसमें जो हम देखते हैं 500 जो आगे क्वेश्चन है उनके हमने 3 क्वेश्चन तक वहाँ तक करा दिए थे, तो एक बार इसको और देख लेते हैं। तो प्रजनक बीज की संतान है। प्रजनक बीज की जो संतान है कौन है? आधारीय बीज। आधार बीज जो है वो जो प्रजनक बीज है उसकी संतान है। तो प्रजनक बीज का संतान आधारी बीज है, फाउंडेशन सीड, और इसका टैग सफ़ेद रंग का होता है। तो जो आधारीय बीज है या फाउंडेशन बीज है उसका रंग कैसा होता है? तो सफ़ेद रंग का होता है, इसका टैग लगा हुआ। और आधार बीज की संतान पंजीकरण बीज मतलब रजिस्टर्ड बीज सीड होता है। इसके टैग कैसा होता है? तो पर्पल कलर का इसका टैग होता है। और पंजीकृत बीज की संतान प्रमाणित बीज से होती है मतलब सर्टिफाइड से। इसका टैग कैसा होता है? तो नीले कलर का जो है इसका पंजीकृत बीज का टैग लगा हुआ होता है। अब बात करते हैं आगे 504 क्वेश्चन की। तो 504 क्वेश्चन हो जाता है, बीज के कार्टिलेडन भूमि के अंदर ही रह जाते हैं। मतलब जो बीज के कार्टिलेडन होते हैं वो भूमि के अंदर ही रह जाते हैं, तो वो जो हैं हाइपोजोलिक होते हैं, जो कि भूमि के अंदर रह जाते हैं। तो हाइपोजोलियल अंकुरण का एक ऐसा प्रकार है जिसमें बीजों के कार्टिलेडन अंकुरण के दौरान भूमि के अंदर रह जाते हैं। और उदाहरण के जैसे मक्का हो जाती है, धान हो जाते हैं, गेहूँ हो जाते हैं, नारियल हो जाते हैं, और मूंगफली, चना, मटर आदि। तो जो इपिजीलियल है वो अंकुरण में बीज की कार्टिलेडन अंकुरण के दौरान भूमि के ऊपर आ जाते हैं। उदाहरण जैसे केस्टर, अरंडी, कपास, पपीता, प्याज आदि के। तो यहाँ से जो हाइपोजोलिक है वो इस प्रकार से हो जाते हैं। आप देख सकते हैं जैसे मक्का में हो जाता है, धान में, गेहूं में, नारियल में, ये सब कहाँ रह जाते हैं? भूमि के अंदर नीचे रह जाते हैं। जो बीज होता है बीज के अंदर जो ऊपर खोल या हम चुकला बोल सकते हैं, तो वो भूमि के अंदर ही रह जाते हैं, उसी को बोला जाता है हाइपोजोलियल। हाइपोजियल जो है उसी बोला जाता है। अब बात करते हैं आगे 505 क्वेश्चन की। 505 क्वेश्चन हो जाता है कि बीज अधिनियम किस वर्ष में पारित हुआ था? जो बीज अधिनियम है वो कब पारित किया गया था? तो वो 1966 में जो है बीज पारित अधिनियम किया गया था। एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बात करें इसमें तो बीज अधिनियम इंडियन पार्लियामेंट 29 दिसंबर 1966 को, सीड एक्ट 1966 को पारित हुआ था। 2 अक्टूबर 1969 से लागू हो गया था। इसके अलावा बीज विनिमय आदेश भी दिसंबर जो है 1983 में पारित किया गया था। बात करते हैं 506 क्वेश्चन की। तो इसमें है निम्न में से कौन सा फल एक बीजपत्रीय नहीं है? तो इनमें से बताना है कि एक बीजपत्रीय कौन सा फल नहीं है। तो वो हो जाता है आपका शरीफा। जो शरीफा है वो एक बीजपत्रीय नहीं है, क्योंकि नारियल भी और खजूर भी और अनानास भी ये सब एक बीजपत्रीय हैं। और यहाँ पर मोनोकार्डेट और डिकार्डेट आप यहाँ से देख सकते हैं। जैसे कोकोनट हो जाता है और पाइनएप्पल हो जाता है, और यहाँ से आप देख सकते हैं सब यहाँ पर दिए हुए हैं एक बार। अब आगे बात करते हैं 507 क्वेश्चन की। तो 507 है कि अधोभूमिक अंकुरण पाया जाता है। तो अधोभूमिक जो अंकुरण है वो कौन से में पाया जाता है? मतलब अधिकतम एक बीजपत्री में, अधिकतम द्विबीजपत्रियों में, या अधिकतम एक बीजपत्री और कुछ द्विबीजपत्रियों में, या अधिकतम द्विबीजपत्री और कुछ एक बीजपत्रियों में, तो वो पाया जाता है तो अधिनियम एक बीजपत्रीय और कुछ द्विबीजपत्रियों में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। यहाँ से आप इसको देख सकते हैं, बता देते हैं। अधोभूमिक अंकुरण एक बीजपत्रीय और कुछ द्विबीजपत्रीय में पाया जाता है। सभी मोनोकार्डिलिएट पौधे हाइपोजियल अंकुरण के तहत
डाइकाइटिलियंस पौधे जो कि एपीजियल्स अंकुरण के अंतर्गत आते हैं। तो ये जो डाइकाइटिलियंस जो हैं वो पौधे एपीजियल्स के अंतर्गत आते हैं, तो इसके अंतर्गत आते हैं। अब बात करते हैं आगे 508 क्वेश्चन की। तो इसमें गुणवत्तापूर्ण बीज से संदर्भित है। तो गुणवत्तापूर्ण से जो है बीज से संबंधित किस प्रकार से, तो वो हो जाता आनुवांशिक शुद्धता से भी, बीज की गुणवत्ता मानक से भी और भौतिक शुद्धता से भी। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाता है। सभी सही हैं। आप यहाँ पर इसकी विशेषताएं देख सकते हैं, जैसे भौतिक शुद्धता, उचित नमी, आनुवांशिक शुद्धता और समरूपता, जैविकता और जीव स्वास्थ्य, यहाँ से ये हो जाते हैं। बात करते हैं 509 क्वेश्चन की। 509 क्वेश्चन है कि सभी विमोचित और अधिसूचित किस्म जो बीज उत्पादन श्रृंखला में है वह कहलाते हैं। तो वो क्या कहलाते हैं, वो संदर्भ किस्में कहलाते हैं। सभी विमोचित और अधिसूचित किस्म जो कि बीज उत्पादन श्रृंखला में हैं उन्हें संदर्भ किस्में कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। अब बात करते हैं 510 क्वेश्चन की। तो इसमें है कि जलद बीज अंकुरण क्षमता परीक्षण है। जो जलद बीज अंकुरण क्षमता है उसका परीक्षण क्या है, तो उसका परीक्षण किससे किया जाएगा, तो टेट्राजोइल परीक्षण द्वारा इसका परीक्षण किया जाएगा। टेट्राजोइल परीक्षण, टेट्राजोइल रसायन 2, 3, 5 या ट्राइफेडियम ये अलेक्जेंडर के द्वारा कर सकते हैं। और हाइपोजोनिक एंजाइम के साथ अभिक्रिया पर आधारित बीजों की कोशिकाओं में होने वाली श्वसन क्रियाओं के दौरान इस समूह के विकारों की क्रियाओं से उत्पन्न हाइड्रोजन की जो बीजों द्वारा अवशोषित होता है और टेट्राजोइल घोल से प्रतिक्रिया स्वरूप लाल रंग का पदार्थ फार्मेजान बनाता है, जो जीवन का परिचारक माना जाता है, जबकि मृत बीजों अपने मूल रंग में वो रहते हैं। यह परीक्षण लाकोन 1945 में इसके द्वारा शीघ्र ही अंकुरण क्षमता का पता चल जाता है। तो इसकी खोज किसने की थी, यहाँ पर इम्पोर्टेंट हो जाता है कि लाकोन ने 1945 में इसकी खोज की थी, परीक्षण की। किसकी, टीटीएस मतलब टीटीएस ट्राइजोलियम परीक्षण, टेट्राजोइल का जो परीक्षण किया था लाकोन 1945 में। बात करते हैं 511 क्वेश्चन की। वे बीज जिनमें भ्रूणपोष नहीं होते तो वो उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें बोला जाता अल्बुमिन रहित बीज। क्या बोला जाता, अल्बुमिन रहित बीज बोला जाता है, अल्बुमिन सीड्स। ये बीज जिनमें भ्रूणपोष पाए जाते हैं उन्हें अल्बुमिन सीड कहते हैं। जैसे गेहूँ हो जाता, बीट्स, मक्का हो जाता है, ओएन्स हो जाती है और वर्ली इटिसी हो जाती हैं। अब इनमें कुछ एक्स अल्बुमिनेसी देख लेते हैं। तो ये इसमें भी भ्रूण नहीं पाया जाता। इनमें जो है इनके बीजों में भ्रूण नहीं पाया जाता, जैसे मटर हो जाएगी और ग्राउंडनट हो जाएगा, मूंगफली। अब बात करते हैं आगे 512 क्वेश्चन की। तो 512 क्वेश्चन हो जाता है आपका कि गुणवत्तापूर्ण बीज उत्पादन में वांछित न्यूनतम पृथक्करण दूरी है, मतलब इसके जो है पृथक्करण दूरी कितनी है, तो ये आपको बताना है। तो इसमें हो जाता है आपका आनुवांशिक शुद्धता बनाए रखने के लिए और अधिमिश्रण रोकने के लिए। तो ऑप्शन नंबर इसका सी आपका सही आंसर है। अब कुछ यहाँ पर इसे देख लेते हैं, तो किस किस प्रकार कितनी पृथक्करण दूरी चाहिए। तो गुणवत्तापूर्ण बीज उत्पादन में वांछित न्यूनतम पृथक्करण दूरी बीजों की आनुवांशिकता तथा भौतिक शुद्धता बनाए रखने के लिए किया जाता है। और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे एग्जाम में इसमें से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है। अब हम देखेंगे यहाँ पर फसल और न्यूनतम पृथक्करण दूरी मीटर में। आधारीय बीज की कितनी होनी चाहिए और प्रमाणित बीज की कितनी होनी चाहिए। जैसे गेहूँ और धान की देखते हैं हम आधारीय, तो 3 मीटर होनी चाहिए, प्रमाणित की भी 3 होनी चाहिए। चना मटर तो इनकी भी 3-3 होनी चाहिए, आधारीय प्रमाणित भी। सोयाबीन की बात करें, सोयाबीन में भी 3-3 मीटर होनी चाहिए। बात करें मक्का की, तो मक्का की जो है मिनिमम 400 मीटर होनी चाहिए और इसमें 200 मीटर प्रमाणित, 200 मीटर आधारीय, 400 मीटर। अरहर की बात करें तो 200 मीटर
आधारीय की और 100 मीटर जो है आपकी प्रमाणित बीज की। और फूल गोभी और मूली की बात करें तो 1600 मीटर जो है आधारीय बीज की और 1000 मीटर प्रमाणित बीज की। बात करें बैंगन की तो 200 मीटर आधारीय बीज की और 100 जो है प्रमाणित बीज की। बात करें प्याज की तो प्याज में जो है 1000 मीटर तो चाहिए आधारीय बीज और 400 मीटर चाहिए प्रमाणित बीज। तो इनके लिए जो है जो पृथक्करण दूरी है एग्जाम में एक जरूर पूछी जाती है, किसी भी फसल की पूछ ले आपसे और पूछ सकता है कि इसके लिए अगर हम बीज उत्पादन करेंगे तो इसके लिए पृथक्करण दूरी कितनी रहनी चाहिए, तो आप यहाँ से बता सकते हैं। बात करता हूँ 513 क्वेश्चन की। तो 513 है कि बीज पृष्ठ से रोगाणुओं के उन्मूलन की प्रक्रिया है। जो बीज पृष्ठ होता है उससे अगर रोगाणुओं का उन्मूलन करेंगे तो वो प्रक्रिया कौन सी है, तो वो प्रक्रिया हो जाती है बीज रक्षण। तो इसमें जो है बीज के बाहरी आवरण से रोगाणुओं को हटाने की क्रिया बीज संकरण शोध कहलाती है। यह 2 प्रकार की होती है, भौतिक उपचार द्वारा, जैसे कि पहली हो जाती है गर्म जल द्वारा जो कि 54 सेंटीग्रेड तापमान पर 10 मिनट रखते हैं, दूसरी सौर उष्णता द्वारा, और सेकंड जो हो जाती है रासायनिक बीज उपचार द्वारा, जैसे थायरम कैप्टान आदि के द्वारा हम उपचारित कर सकते हैं। बात करें 514 क्वेश्चन की तो ये हो जाता है गहरी जड़ प्रणाली वाला फसल चक्र चुनिए। इनमें से आपको बताना है कि जो गहरी फसल चक्र वाला है वो कौन सा है। तो इसमें हो जाता है गन्ना, कुसुम, अरंडी। तो ये जो है गहरी फसल वाले हो जाते हैं क्योंकि इनकी जड़ें जो होती हैं थोड़ी अंदर पहुंच जाती हैं, जिस प्रकार इन्हें गहरी जड़ वाली बोला जाता है। जैसे गन्ना हो जाती है, कुसुम, अरंडी, सभी ये गहरी जड़ वाली फसलें हैं। जैसे गेहूँ हो जाती है, धान, प्याज, लहसुन और सब्जियां आदि इत्यादि ये जो हैं उतली फसल वाली हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि उतली फसल वाली कौन सी है और गहरी फसल वाली जड़ें कौन सी हैं, किस फसल की हैं, तो आप यहाँ से बता सकते हैं। बात करते हैं 515 क्वेश्चन की। तो 515 क्वेश्चन हो जाता है आपका एक उन्नत किस्म का प्रारंभिक बीज के नाम से जाना जाता है। एक उन्नत किस्म है, अगर उसका प्रारंभिक बीज है उसे किस नाम से जाना जाएगा, तो उसे जाना जाएगा नाभिकीय बीज, क्योंकि ये नाभिकीय बीज जो है वहाँ से तैयार किया जाता है। ये अनुसंधान या जो आपकी सीड कॉर्पोरेशन है वहाँ से तैयार किया जाता है। बात करते हैं आगे, एक उन्नत किस्म का प्रारंभिक बीज नाभिकीय बीज के नाम से जाना जाता है और यह बीज बहुत ही अल्प मात्रा में प्राप्त होता है। इसका वर्धक करके प्रजनक बीज तैयार किया जाता है। मतलब इसका अगर हम नाभिकीय बीज है हमारे पास, नाभिकीय बीज के बाद हम किसका बीज तैयार करेंगे, ब्रीडर बीज या प्रजनक बीज तैयार करेंगे। और प्रजनक बीज तैयार करने के बाद हम करेंगे आधारीय बीज तैयार, और आधारीय बीज तैयार करने के बाद हम करेंगे जो रजिस्टर्ड बीज है, मतलब पंजीकृत बीज है। उसके बाद इसको बाद जो हम इस बीज के लिए हम दुकानों पर या स्टोरों पर हम वहाँ से इसका वितरण करेंगे, जिस प्रकार से किसानों के पास पहुँचाया जाता है। तो ये हो जाता है आपका सीड से। तो अब आगे बात करते हैं हम। तो एक बार और देख लेते हैं कि इसमें सबसे पहले कौन कौन सा बीज तैयार किया जाता है। सबसे पहले नाभिकीय बीज तैयार किया जाता है जो कि फर्स्ट होता है, जो कि सिर्फ अनुसंधान केंद्रों के द्वारा ही ये तैयार किया जाता है। अब आगे बात करें प्रजनक बीज, फिर नाभिकीय बीज के बाद प्रजनक बीज जो कि ब्रीडर सीड होता है, इसका तैयार किया जाता है। इसका तैयार करने के बाद ये जो है जो कि आपकी दिल्ली में है NCA, उसमें जो तैयार किया जाता है प्रजनक बीज। उसके बाद फिर प्रजनक बीज के बाद तैयार किया जाता है आधारीय बीज, जो कि यहाँ से स्टोर पर पहुँचाया जाता है। अब आधारीय बीज के बाद जो है पंजीकरण बीज तैयार किया जाता है। पंजीकरण बीज तैयार करने के बाद ये किसानों के पास तक पहुँचाया जाता है। ये हो जाता है रजिस्टर्ड बीज। तो ये बीज का वर्ग प्रचलन में है। अब आगे बात करें 516 क्वेश्चन की। तो 516 क्वेश्चन है कि भ्रूणपोष के बीजों में अनुपस्थित है। जो भ्रूणपोष है उसके बीजों में जो है अनुपस्थिति किसकी है, तो कौन सी फसल है वो, तो वो है आर्डिकेडेसी। तो आर्डिकेडेसी जो है आर्किड जो है ये फसल आ जाती है भ्रूणपोष के बीजों की अनुपस्थिति में। जैसे कि कुछ बीजों में बीज पत्र भ्रूणपोष के भोजन को चूस लेते हैं, ऐसे अभ्रूणपोषी कहे जाते हैं। जैसे सेम, चना, मटर और आर्किडीज इत्यादि आ जाते हैं। जिन बीजों में भ्रूणपोष उपस्थित रहते हैं वो भ्रूणपोष कहलाते हैं। जैसे मक्का हो जाती है, गेहूँ, चावल, अरंडी
आदि हो जाते हैं। अब इसमें क्वेश्चन बन जाता है आपका इस प्रकार से कि जिसमें भ्रूणपोष उपस्थित होते हैं वो कौन सी फसलें हैं, जब मक्का, गेहूँ, चना। और जिनमें भ्रूणपोष उपस्थित नहीं होते मतलब अभ्रूणपोष होते हैं, जैसे सेम हो जाता है, चना, मटर और आर्किडीज हो जाते हैं। अब आगे बात करें 517 क्वेश्चन की, तो 517 क्वेश्चन जो आपका इसमें हो जाता है, इसे थोड़ा जूम आउट यहाँ से देख लेते हैं। भ्रूणपोषीय और पश्च भ्रूणीय प्रकार की मूल प्रणाली में पाई जाती है। तो कौन सी फसल पाई जाती है, तो वो पाई जाती है आपकी मेज़, मक्का। तो मक्का में जड़ प्रणाली दो भागों में विभाजित की जाती है। तो एक हो जाती है भ्रूणीय जल प्रणाली, जिसमें कि एक प्राथमिक जड़ और विभिन्न जो शाखा संख्याओं में पाए जाते हैं। दूसरी हो जाती है आपकी पोस्ट एम्प्लोई रूट सिस्टम में जड़ तंतु, जो कि तने द्वारा उत्पन्न जड़ होता है। इसमें जमीन के अंदर तने से निकलने वाला जड़ क्राउंस जड़ कहलाता है, और जबकि सतहों से ऊपर की गांठों पर उत्पन्न ब्रेस रूट कहलाता है। तो ये हो जाते हैं आपके दो प्रकार की जड़ें। अब आगे बात करें 518 क्वेश्चन की, तो 518 क्वेश्चन है कि इसमें बताना है आपको, एक मिनट, बीज गुणवत्ता का कौन सा घटक बीज के द्वारा संचारित रोग से संबंधित है। तो बीज गुणवत्ता का जो कौन सा घटक है जो बीज के द्वारा संचारित है, तो वो हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी, स्वच्छता। अब देख लेते हैं, स्वच्छता बीज गुणवत्ता का मुख्य अवयव है और बीजों को ठीक से सुखाई और सफाई एवं कम नमी व ताप अवस्था में भंडारित करके बीज की जीवन क्षमता के ओज को काफ़ी हद तक सुरक्षित रखा जाता है। यदि फसल उत्पादन के लिए प्रयुक्त बीज ठीक से बीमारियों व कीड़ों के लिए उपचारित नहीं है तो वह बीज जन्य रोगों व कीटों का वाहक हो जाता है, और साथ ही साथ ऐसे बीज का अंकुरण होते ही अनेक बीमारी व कीटों के द्वारा दबोचन लिया जाता है, मतलब वो पहले ही नष्ट कर दिया जाता है। इसलिए सबसे ज़्यादा कौन है इम्पोर्टेंट, स्वच्छता, ऑप्शन नंबर सी। बीज की गुणवत्ता के लिए स्वच्छता होना आवश्यक है। बात करें आधारीय बीज का उत्पादन होता है, जो आधारीय बीज है उसका उत्पादन होता है, तो उसका उत्पादन जो होता है ब्रीडर के द्वारा होता है। अभी हमने क्या बताया था आपको, जो आधारीय बीज है किसके द्वारा, ब्रीडर के द्वारा। बात करते हैं आधारीय बीज उत्पादन चक्र की दूसरी अवस्था है। ये बीज प्रजनक बीज से तैयार प्रजनक बीज से तैयार किए जाते हैं, और इसका उत्पादन इस प्रकार किया जाता है कि मानकों के अनुसार आनुवंशिक गुण व शुद्धता बनी रहती है। ये जो है राष्ट्रीय बीज निगम, भारतीय राज्य फार्म निगम और राज्य बीज निगमों को आधारीय बीज के उत्पादन का उत्तरदायित्व सौंपा गया है। तो इस कहाँ से तैयार किया जाता है ये ब्रीडर बीज, तो राष्ट्रीय बीज निगम से, भारतीय राज्य फार्म से या राज्य बीज निगम के आधारों से इसका जो है उत्पादन किया जाता है। बात करते हैं 520 क्वेश्चन की, तो ये हो जाता है रखे हुए बीज में पानी की मात्रा किससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो कितने प्रतिशत से ज़्यादा अगर बीज रखे हैं तो उनकी मात्रा नहीं होनी चाहिए, तो 8 से 10%। रखे हुए बीज में 8 से 10% नमी होनी चाहिए। सामान्यतः गेहूं के बीज भंडारण के लिए 10 से 12% होनी चाहिए, और जबकि दालों और तिलहनों के लिए 8 से 9% नमी होनी चाहिए। और गोदामों में पूर्णतः बीज 43 सेंटीग्रेड तापमान से अधिकतम तापमान पर सुखाना चाहिए, और अधिकतम बीज जो है 20 से 30 सेंटीग्रेड तापमान पर अंकुरण होते हैं। सबसे ज़्यादा जो बीज अंकुरण होते हैं वो 20 से 30 सेंटीग्रेड तापमान पर अंकुरण होते हैं। बात करते हैं आगे 521 क्वेश्चन की। 521 क्वेश्चन हो जाता है कि गिरोअर के लिए टैग का रंग होता है, तो जो गिरोअर होता है उसके टैग का रंग कैसा होता है, तो वो होता है आपका पिंक कलर, तो गुलाबी होना चाहिए। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की 522 क्वेश्चन की, तो इसमें बीज का छिलका छीलने में कौन सा उपयुक्त है। अगर हमें बीज का छिलका छोड़ना है तो कौन सी विधि हम अपनाएंगे इसमें, तो उसे गर्म पानी नहीं,
अम्ल द्वारा नहीं और गर्म तापमान द्वारा नहीं, तो इनमें से कोई नहीं। देख लेते हैं किस विधि का अपनाएं। बीज का छिलका छीलने के लिए गर्म पानी, अम्ल और गर्म तापमान तीनों का प्रयोग किया जाता है। बीज पर गर्म पानी डालने से छिलका स्वतः छोड़ देता है तथा अम्ल का प्रयोग भी बीजों को छीलने से अलग करने के लिए किया जाता है। तो तापमान गर्म करके भी बीजों को छीलने के लिए अलग किया जा सकता है। तो हम गर्म पानी द्वारा भी और गर्म पानी द्वारा भी और गर्म तापमान द्वारा भी और गर्म अम्ल के द्वारा भी हम इसके लिए बीजों का छिलका उतार सकते हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी सही है। बात करते हैं ऑप्शन नंबर 23 की। तो 523 है। 523 शुरू करने से पहले अगर अभी तक वीडियो आपने लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, और इस वीडियो को भी शेयर करें अपने दोस्तों में, जिससे आपके दोस्तों को भी हेल्प मिल सके। तो अब बात करते हैं आगे 523 की। तो टेस्ट भार कितने बीजों का भार होता है? तो कितने का होता है? मैंने पिछली वीडियो में बताया था 1000 बीजों का भार जो है टेस्ट भार होता है। देख लेते हैं, किसी भी फसल के 1000 बीजों के भार को उस फसल का टेस्ट भार कहा जाता है। अर्थात 1000 बीज जितने वजन का होगा वही उस फसल का टेस्ट भार होगा। जैसे गेहूं का टेस्ट भार 40 ग्राम होता है और धान का 25 ग्राम होता है। गेहूं जो कि फेलेरिस माइनस है 2 ग्राम होता है। आपसे जो है टेस्ट भार पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में, और एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि गेहूं का टेस्ट भार कितना है? 40 ग्राम, धान का 25 ग्राम, और गेहूं का मामा का कितना होता है? फेलेरिस माइनस 2 ग्राम होता है। बात करते हैं आगे 524 क्वेश्चन की। तो 524 क्वेश्चन है कि टेट्राजोइक क्लोराइड किससे संबंधित है? तो ये ओज से संबंधित है। टेट्राजोइक क्लोराइड का प्रयोग बीज की वेवलेबिलिटी का पता लगाने के लिए किया जाता है। अब बात करते हैं आगे 525 क्वेश्चन की। तो 525 क्वेश्चन है आपका कि किस बीज के लिए प्रमाणीकरण आवश्यक नहीं है? तो किस बीज के लिए प्रमाणीकरण आवश्यक नहीं है? तो वो जो नहीं है वो है आपका प्रजनक बीज या ब्रीडर बीज। तो प्रजनक बीज के लिए प्रमाणीकरण की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रजनक बीज वह बीज है जो कि पादप प्रजनक अथवा किसी संस्था द्वारा उत्पन्न किया जाता है, और यह बीज सीधे पादप प्रजनक की देखरेख में उत्पन्न किया जाता है। तो इस बीज में सबसे अधिक आनुवंशिक शुद्धता एवं उच्च गुणवत्ता होती है। तो कहाँ से तैयार किया जाता है? ये प्रजनक बीज वह बीज होता है जो कि किसी संस्था द्वारा उत्पन्न किया जाता है, और बीज सीधे पादप प्रजनक की देखरेख में उत्पन्न होता है, और ये सबसे अधिक आनुवंशिक शुद्धता और उच्च गुणवत्ता वाला होता है। बात करते हैं आगे 526 क्वेश्चन। तो 526 क्वेश्चन की बीज प्रमाणीकरण क्यों आवश्यक है? अगर बीज का हम प्रमाणीकरण करेंगे तो उसका क्यों आवश्यक है, किस लिए किया जाता है? तो वो क्या जाता है? उन्नतशील किस्मों के लिए, आनुवंशिक एवं भौतिक शुद्धता के लिए, और निर्धारित अंकुरण के लिए। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है, क्योंकि उपरोक्त सभी ऑप्शन सही है इसके। तो बीज प्रमाणीकरण उन्नतशील किस्म, आनुवंशिक शुद्धता एवं भौतिक शुद्धता, निर्धारित अंकुरण तीनों के लिए आवश्यक होता है। भारत में बीज प्रमाणीकरण मानक को भारत न्यूनतम बीज प्रमाणीकरण मानक के नाम से भी जाता है। भारत में किसमें? न्यूनतम बीज प्रमाणीकरण मानक के नाम से भी भारत में इसे जाना जाता है। बात करते हैं 527 क्वेश्चन। 527 क्वेश्चन है कि किस फसल के लिए आधारीय बीज एवं प्रमाणित बीज की भौतिक शुद्धता 95% होती है? अगर हम देखें फसल के आधारीय बीज एवं प्रमाणित बीज की शुद्धता, जो भौतिक शुद्धता होती है 95% मान्य है। तो कौन सी की होती है? वो होती है गाजर की होती है। ऑप्शन नंबर इसका डी सही है। अब देख लेते हैं कुछ फसलों के हम बीज की आधारीय एवं प्रमाणित बीजों की भौतिक शुद्धता। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं गाजर की। तो गाजर में जो है कितनी होती है? 95% होती है आनुवंशिक, जो कि भौतिक और मतलब आधारीय एवं प्रमाणित बीज की भौतिक शुद्धता जो होती है इसमें 95%। पालक में 96%, मूंगफली में 96%, सोयाबीन में 97%, चुकंदर जूट में 97%, कद्दू वर्गीय में 99% होती है।
बात करते हैं आगे 528 क्वेश्चन की। 528 क्वेश्चन हो जाता है कि बीजों में भौतिक परिवर्तन कब होता है। तो बीजों में जो है कब होता है, बीज बुवाई के समय पर जो है भौतिक परिवर्तन होता है, मतलब अपना परिवर्तन कर लेते हैं। जैसे आलू, अगर आलू इस टाइम पे बिल्कुल सेप आलू पड़ा रहेगा, जब आलू का टाइम आएगा तो उसमें जो है छोटे छोटे किल्ले या आँखें जो हैं बर्ड्स वो निकलनी शुरू हो जाएंगी। तो वो जो है अपने मौसम में अपना जो जमाव का प्रक्रिया है वो करनी शुरू कर देता है। तो इसलिए बीज बुवाई के समय पे जो है अपनी क्रिया करना शुरू कर देता है। देख लेते हैं, बीजों में भौतिक परिवर्तन उन्हें खेत में बुवाई के समय पर होता है। वे मृदाओं में मौजूद नमी एवं पोषक तत्वों को ग्रहण कर अंकुरित होते हैं, जिससे उनका काई के परिवर्तन हो जाता है। बात करते हैं 529 क्वेश्चन की। तो 529 क्वेश्चन की, बीज बोरा बंदी के लाभ क्या हैं। तो बीज बोरा बंदी के लाभ क्या हैं। तो उठाने रखने में आसानी होती है और पहचान करने में आसान और निश्चित बाहर की और सभी उपरोक्त सही है, इसका आंसर है। तो बीजों की बुवाई के लिए शोधित करने के लिए पश्चात उसकी बोराबंदी की जाती है, अर्थात बोरे में भरकर उसकी सिलाई कर दी जाती है। उसके निम्न लाभ हैं, जैसे बीज की किस्म व प्रजाति का ज्ञान रहना, बीज को उठाने रखने में आसानी होना, बीजों की किस्म पहचान करने में आसानी होना, निश्चित भार व मात्रा का ज्ञान होना और कीमत की भी जानकारी बोरों पर लिखी होती है। तो ये इसके लाभ हो जाते हैं। मतलब बीज को अगर बोरे में बंद कर देते हैं तो उसके ये लाभ हो जाते हैं। बात करते हैं अब 530 क्वेश्चन की। 530 क्वेश्चन हो जाता है आपकी, सूखे बीज को पानी में भिगोने पर फूलने का कारण क्या है। अगर सूखा बीज है, अगर हम उसे पानी में डाल देंगे तो अगर वो फूल जाएगा तो उसका कारण क्या है। तो वो हो जाता है एम्बिशन के कारण जो है वो फूल जाता है। देख लेते हैं, सूखे बीज को पानी में भिगोने पर अंतः शोषण के कारण अधिक जल सोख लेते हैं, जिससे उनके आयतन में प्रसार होता है और वे फूल जाते हैं। बात करते हैं 531 क्वेश्चन की। तो ये हो जाता, परिपक्व बीजों में केंद्र के परिशिष्टेंट्स बाहरी परत को क्या कहते हैं। तो उसे कहते हैं पेरिस्पर्म। क्या कहते हैं, पेरिस्पर्म कहते हैं। पेरी कर्व होता है बीज में केंद्रक के परिशिष्टेंट्स बाहरी परत को पेरिस्पर्म कहा जाता है। पेरिस्पर्म बीज का शोषण जो कि पोषण प्रदान करने वाला आवरण या ऊतक जो कि न्यूक्लियस और अन्य बाह्य पोषक तत्व पदार्थों से निर्मित रहता है। बात कर लेते हैं आगे 532 क्वेश्चन की। तो यह है, ताप लहर से क्या होता है। जो ताप लहर है उससे क्या होता है। तो उससे होता है फसल के बीजों का अंकुरण होता है। बीजों के अंकुरण हेतु एक निश्चित तापक्रम की आवश्यकता होती है, इसलिए अंकुरण हेतु एक निश्चित तापक्रम की पूर्ति हेतु ताप लहर का सहारा लिया जाता है। बात करते हैं 533 क्वेश्चन की। तो पौधों में बीजों का मुड़े हुए अंकुरण देखा जाता है। पौधों में जो बीजों का मुड़े हुए अंकुरण होता है उसे देखा जाता है। तो किसके द्वारा देखा जाता है, हाइपोजीएल के कारण देखा जाता है। कुछ बीजों में अंकुरण के समय बीजपत्र भूमि के ऊपर आ जाते हैं, जिससे अंकुरण मुड़ा हुआ देखा जाता है। पौधों में बीजों का इस तरह मुड़ा हुआ अंकुरण हाइपोजीएल के कारण होता है। हाइपोजीएल के कारण जो है पौधे में जो बीजों का मुड़ जाते हैं, बीज जो मुड़ जाते हैं वो हाइपोजीएल के कारण मुड़ जाते हैं। बात करते हैं 534 क्वेश्चन की। तो यह नीले रंग का टैग किस में लगा हुआ होता है। मैंने आपको चित्र बताया, तो प्रमाणित बीज में नीले रंग का होता है और आधारी बीज में सफ़ेद रंग का और पंजीकृत बीज में पर्पल और प्रमाणित बीज में नीला। केंद्रक बीज में कैसा होता है, गोल्डन येलो कलर का लगा हुआ होता है। यहाँ से आपसे एक क्वेश्चन जो है ज़रूर पूछा जा सकता है। बात करेंगे अब 535 क्वेश्चन की। धान के आधारी बीज के लिए पृथक्करण दूरी अभी बताई थी कितनी है, 3 मीटर। अब धान गेहूं जो कि 3 मीटर होती है, टमाटर की 50 मीटर, फूलगोभी की 100 मीटर होती है। बात करते हैं 536 क्वेश्चन की। तो गन्ने के 1 हेक्टेयर बुवाई के लिए कुल कितने
किलोग्राम गन्ने बीज की आवश्यकता होती है। तो उसके लिए जो होती है 7,050 किलोग्राम की आवश्यकता होती है। गन्ने के अगर गन्ने के पास हमारे पास 1 हेक्टेयर ज़मीन है, अगर उसमें हमें बुवाई करनी हो तो उसमें कितने टुकड़े डाले जाते हैं? 35,000 से 40,000 के समथिंग में उसके हम टुकड़े की आवश्यकता होती है, जो लगभग 75 से 80 कुंटल गन्ने से पूर्णतः हो जाता है। मतलब 1 हेक्टेयर की बुवाई के लिए 75 से 80 कुंटल गन्ने की आवश्यकता होती है। बात करते हैं 537 क्वेश्चन है कि प्रति हेक्टेयर आलू के लिए बीज दर है। अगर हम आलू की बुवाई करते हैं, उसके लिए अगर हम 1 हेक्टेयर में बुवाई करेंगे तो उसके लिए कितने बीज की आवश्यकता होगी? तो 25 क्विंटल की जो है आवश्यकता होगी। आलू की 1 हेक्टेयर फसल बोने के लिए 25 से 30 किलोग्राम कुंटल की आवश्यकता होगी और 3 से 5 सेंटीमीटर आकार वाला होगा। कंद प्रायतः होगा और कंदों के प्रति हेक्टेयर मात्रा कंद के आकार, पंक्ति व पौधों से पौधों की दूरी पर निर्भर करता है। बात करते हैं 538 क्वेश्चन की। इसमें है ग्रीष्मकालीन मूंग की बीज दर होती है। तो ग्रीष्मकालीन मूंग जो होती है उसकी बीज दर कितनी होती है? तो उसकी बीज दर होती है 20 से 24 या 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होती है। तो 25 से 30 किलोग्राम या 20 से 24 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज दर इसकी होती है। तो इसमें देख लें मूंग की बीज दर कितनी होती है? 20 से 24। इसमें जो है ये गलत लिखा हुआ है, इसे आप काट देंगे। तो 20 से 24 किलोग्राम जो है इसकी प्रति हेक्टेयर इसकी मूंग की बुवाई की जाती है। मिश्रित फसल के लिए 8 से 10 किलोग्राम, खरीफ के लिए 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। बात करते हैं 539 क्वेश्चन की। यह है बीज का वास्तविक गुण निर्धारण किया जाता है, उसकी प्रतिशत होती है। कैसी? शुद्धता से, अंकुरण से, शुद्धता एवं अंकुरण से, शुद्धता, अंकुरण एवं बाजार मूल्य से। तो उसकी होती है शुद्धता एवं अंकुरण से। तो किसी फसल के बीज लाट की शुद्धता प्रतिशत का अंकुरण प्रतिशतता उस बीज का वास्तविक मूल्य होता है। रियल वैल्यू अगर निकालनी है हमें, प्रोबेबिलिटी डाली जाएगी और जर्मिनेशन डाला जाएगा परसेंटेज और बटे में 100, इसका निकल आएगा। बात करते हैं 540 है कि बवास्टीन से बीज शोधन किससे बचाता है। जो बवास्टीन है उससे अगर बीज शोधन करते हैं तो किससे बचाता है? तो वो किससे बचाता है बवास्टीन? तो वो बचाता है आपको फफूंदी रोगों से। अगर फफूंदी लगती है तो उसका जो है रोकथाम कर देता है। बवास्टीन एक सर्वग्रीण बीज शोधक कवकनाशी दवा है। इसका प्रयोग कवक फफूंदी के नियंत्रण के लिए बीज शोधन के काम में लाते हैं और इसके लिए जो है पाउडरी रोग को नियंत्रित भी करते हैं। फसलों में जो पाउडरी रोग लग जाता है बवास्टीन से, उसका भी उपचार कर लेते हैं। बात करते हैं 541 क्वेश्चन की। तो बीज के बर्क बोर्ड की आवश्यकता होती है, तो किस लिए होती है? वो होती है बीज की शुद्धता जांच करने के लिए। ऑप्शन नंबर इसका सी सही है, क्योंकि भौतिक शुद्धता विश्लेषण के मूल्यांकन में बर्क बोर्ड की ज़रूरत पड़ती है। बात करते हैं 542 क्वेश्चन की। तो 42 क्वेश्चन है कि अंकुरण प्रतिरोधक होता है। तो अंकुरण प्रतिरोधक होता है वो किस में होता है? तो यूवी प्रकाश से होता है। देख लेते हैं। अनेक प्रयोगों से यह सिद्ध हो गया है कि प्रकाश की उपस्थिति का अंकुरण धनायन प्रभाव पड़ता है। अंकुरण के उचित ताप की आवश्यकता होती है। सामान्यतः ताप 25 से 30 सेंटीग्रेड होता है, जबकि अलग अलग पौधों के लिए विभिन्न हो जा सकता है। पराबैंगनी किरणें अंकुरण पर प्रतिरोध प्रभाव डालते हैं। तो ये हो जाता है अंकुरण आपका प्रतिरोधक किस पे? यूवी प्रकाश से। बात करते हैं 543 क्वेश्चन की, जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। अंकुरण के पौधों का भोजन इकट्ठा रहता है। तो अंकुरित पौधे होते हैं उनका भोजन कहाँ इकट्ठा रहता है? तो उनका होता है बीज पत्र में। अंकुरण पौधे का भोजन बीज पत्र में उपस्थित होता है। सभी बीजों में 1 अथवा 2 बीज पत्रे होते हैं जिनमें भरपूर मात्रा में भोजन भरा रहता है और अपवाद स्वरूप कुछ बीजों जैसे अरंडी आदि में भोजन
भ्रूण की एक खास ऊतक में इकट्ठा रहता है। जैसे अरंडी हो जाती है, उसमें जो भोजन भ्रूण की एक खास ऊतक में इकट्ठा हो जाता है। तो ये जो है आपका ऑप्शन नंबर इसका बी सही है। तो हमने आपको जो क्रॉप साइंस है, हमने इसके आपको 543 क्वेश्चन हमने आपको करा दिए हैं लगभग 5 वीडियो में। आप इनको अच्छे प्रकार से एक बार रिवाइज कर लें और हम एक बार और इनके लिए अपने चैनल पर अपलोड कर देंगे, जिससे आपका रिवीजन हो जाएगा। आप थोड़ी स्पीड बढ़ाकर उसे देख सकते हैं। और अब जो हम इससे आगे की जो शुरू करेंगे, हम आपको जो आपका तो अब जो हम वीडियो लाएंगे वो लाएंगे आपकी जैव तकनीकी, पादप प्रजनन और क्रॉप फिजियोलॉजी की। तो इसके हम आपको क्वेश्चन कराएंगे अब अगली वाली वीडियो में। तो उसमें जो हम आपको 15 नंबर का है, इसमें हम आपको 200 MQC जो है MQC करा देंगे हम। और आप यहाँ से इसी चैनल पर जुड़े रहें। और फिर मिलते हैं हम अपनी अगली नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो से जाने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। और वीडियो को तो लाइक कर दिया करो, क्योंकि बनाने में भी थोड़ा टाइम लगता है, तो इसलिए थोड़ा सपोर्ट करो। तो फिर मिलते हैं हम अपनी अगली नेक्स्ट वीडियो में।